एवरीवन, मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कि जो हमारा ये संविधान बना, तो इसके पहले जो अंग्रेज आए यहाँ पे 200 साल उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, तो वो कौन कौन से लॉज थे, वो कौन कौन से एक्ट्स थे जो वो लेकर आए थे सो दैट दे कैन एडमिनिस्टर आवर कंट्री, और इसके बाद में किस तरह से एक बेस बना हमारे संविधान का। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज देखने वाले हैं, जितने भी एक्ट्स हैं उन्हें हम देखेंगे जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है तो उसमें भी इसे काफी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन आप लोग से कहना चाहूंगी कि तू पंख फैला, दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। आपको रिजल्ट मिलेगा, दुनिया उस रिजल्ट को देखेगी और तब कहीं जाकर आपकी मेहनत सफल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इसी प्रोसेस को हम विथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखिए इसकी कहानी ऐसे स्टार्ट है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे एज ट्रेडर्स। तो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे 1600 एडी में। वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे आकर ट्रेडिंग की। और वो आए कैसे थे? वे लोग एक चार्टर लेकर आए थे। जो यहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडिया में तो आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हो और आपके पास में मोनोपोली होगी इस ट्रेडिंग की। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो कंपनी है इंग्लैंड की जो कि इंडिया में आकर ट्रेडिंग कर सकती है। इनके पीछे इसका रीजन क्या था ये लोगों का? ये लोग ट्रेडिंग इसलिए करना चाहते थे, तो देखिए इंडिया को एक गोल्डन चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, कि यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा था, उस टाइम पे अथाह पैसा था। तो यही पैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे, यही पैसा कंपनी चाहती थी, और इसलिए ये लोग यहाँ पे एज ट्रेडर्स आए। अब देखिए चलिए इसी के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज यहाँ स्लाइड्स में दी हुई है कि 1600 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए और एक चार्टर लेकर आए कि दे हैव द राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया। उनके पास थी मोनोपोली। और क्यों आए थे? क्योंकि वो मसल गेन करना चाहते थे। मसल मतलब अपनी मांसपेशियों वाला मसल नहीं, ये चाहते थे पैसा कमाना। अब देखिए तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई, जैसे इन्होंने मुंबई में, सूरत में काफी इंडस्ट्रीज लगाई। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री लगाने से इनके पास उतना पैसा नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये लोग स्मार्टली वर्क करने लग गए। तो फिर इसी स्मार्ट वर्क के चलते एक बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हुई हमारी 22 अक्टूबर 1764 को। तो बैटल ऑफ बक्सर जो इनकी हुई एक मुगल राजा के साथ में, तो इसमें इन्होंने उस मुगल राजा शाह आलम को हरा दिया, और उसे हराने के बाद में इन्हें मिली दीवानी राइट्स। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गई? दीवानी राइट्स मिल गई। कहाँ कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अब ये दीवानी राइट्स होते क्या है? देखिए दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना। ओके, कि ये जो 3 जगह है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं तो उनके ऊपर आप कितना टैक्स लगाओगे, उनसे कितना पैसा लोगे, कितना मुनाफा आपका रहेगा, कितना आप फार्मर्स को वापस करोगे, ये सब का जो मेन ऑर्डर है, तो ये पूरा किसके हाथ में आ गई थी? पावर्स आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और इसी तरह धीरे धीरे करके ये लोग पूरे इंडिया में अपना कब्जा जमा दिए। अच्छा, वो कौन राजा था जिसने ये दीवानी राइट्स दी थी? वो था शाह आलम राजा। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए मुगल एम्पायर का ऐसा था, जो लास्ट मुगल एम्पायर थे, राजा थे हमारे औरंगजेब, तब तक ही आप ये कह सकते हो कि मुगल लोग का एक काफी अच्छा वर्चस्व था, क्योंकि उसके बाद के जितने भी राजा थे वो कुछ खास काम करते नहीं थे, और इसलिए धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया उनका साम्राज्य। और फिर आए आपके ब्रिटिशर्स, देन पोर्चुगीज। तो ये सब हम हिस्ट्री पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के अलावा और कौन कौन थे जो इंडिया में आए थे। यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना कि कौन कौन से एक्ट्स लाए गए और क्यों लाए गए। तो देखिए अब इनके पास में टैक्स कलेक्शन का पावर मिल गया कि अब ये आप टैक्स कलेक्ट करो। भाई यही तो मेन है। मेन क्या होता है? आपका रेवेन्यू होता है। लेकिन अब ये करते करते क्या हो रहा था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पावरफुल होना था, ज्यादा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आना था। तो वो पैसे वाले ना होके जो ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ज्यादा रिच होने लग गए।
इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है करप्शन। तो अब इस करप्शन को आप रोकोगे कैसे? रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि भैया आप बैठे हो ब्रिटेन में और यहाँ पे आपके ऑफिसर्स बैठे हैं जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी गई सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, जो वहां की गवर्नमेंट है उनके पास गई और बोली यार प्लीज हमारी हेल्प कर दो, क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट शुड वी डू। तब अब देखो, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इन्होंने कहा कि व्हाट वी विल डू इज क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गिव एंड टेक। मतलब आप इंडिया में जाओ और इंडिया को आप एडमिनिस्टर करो, लेकिन उसके ऊपर जो लॉज लगेंगे, इंडिया किस तरह से एडमिनिस्टर होगा, किस तरह से आप प्रशासन करोगे इंडिया के ऊपर में, ये हम डिसाइड करेंगे। हम कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि कौन से लॉज आएंगे, कौन कौन से कानून हम इंडिया में लगाएंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से इस भारत देश को प्रशासन कर रहे हो। तो इसीलिए अब क्या करता, मरता क्या नहीं करता वाली हालत हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उन्होंने कहा कि ओके फाइन, हम इस बात को मानने के लिए रेडी है। उन्होंने कहा देखेंगे आगे का, जब भी ये कोई एक्ट लाएंगे तब का तब देखेंगे, फिलहाल तो हमें हेल्प चाहिए। और हेल्प चाहिए क्यों? क्योंकि ये कर्जदार हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी डेट्स में चली गई थी अप्रॉक्स 1 मिलियन पाउंड के। दैट इज द मेन रीजन। तो देखिए, अब जब भी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है तो उसको आपको 2 पार्ट में पढ़ना रहता है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, तो व्हाट वी हैव सीन कि अभी आपके यहाँ पे चलेगा कंपनी रूल। मतलब इंडिया में आपकी जो कंपनी है वो क्या करेगी? रूल करेगी। मेन एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? कंपनी करेगी। उसके ऊपर लॉज जो है वो ब्रिटेन पार्लियामेंट लगाएगी। ठीक। आफ्टर 1858 कौन सी डेट है? जब 1857 का आपका रिवोल्ट होता है। ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं जिसको, रानी लक्ष्मीबाई, देन आपकी नाना साहेब, जब ये लोग एकत्रित होके जब खूब लड़ाई कर रहे थे कि हमें चाहिए अब इंडिपेंडेंस, तो 1857 के बाद में ब्रिटिशर्स ये सोचे कि हमसे एक्चुअल में गलतियां हुई कहाँ, ये मतलब ये कंपनी वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि 1858 के बाद के जितने भी लॉज आते हैं वो सब आ गया था आपके क्राउन रूल के अंदर में। तो हमेशा हम ब्रिटिश रूल को जो पढ़ेंगे वो तो उसको हम 2 तरह से पढ़ेंगे। दैट इज पहला द कंपनी रूल। कंपनी रूल रहेगी आपकी 1773 से लेके 1858 तक, और दूसरा आपका क्राउन रूल जो 1858 से लेके 1947 तक। 1947 कौन सा ईयर है? आप लोग को पता ही होगा, ऐतिहासिक ईयर है हमारे देश का। तो देखिए, अब कंपनी रूल के अंदर में बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे आए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज थे उनको मैंने यहाँ पे लिखा है, जिससे कि आपको याद है कि एक्चुअल में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसे हिंदी में कहते हैं विनियमन अधिनियम ऑफ 1773। फिर आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट में जो ये 1853 का चार्टर एक्ट था, ये सबसे आखिरी चार्टर एक्ट था। अब ये हो गया आपका कंपनी रूल। अब जब क्राउन रूल आया, तब क्राउन रूल के अंदर में इतने सारे एक्ट्स आए। तो क्राउन रूल का जो पहला एक्ट था वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। अभी इनका नाम कैसे बदला भाई? पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दूसरा भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रख सकते थे, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों रखे? क्योंकि अब इंडियन काउंसिल एक्ट जहां से आया लिखा हुआ, मतलब अब जो इंडियंस है उन्हें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा था लेजिस्लेचर्स में। जो इनकी पार्लियामेंट है, जिस तरह से ये लोगों ने यहाँ पे कमिटी बनाई थी इंडिया में रूल करने की, तो उसमें अब पहले से ब्रिटिशर्स ही रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग इंडियंस को भी इसमें इन्वॉल्व करना चालू कर दिए थे। एंड दैट इज द रीजन इनके नाम पड़े इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92 एंड 1909। एक और चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि, एक सेकेंड, ये जो 1909 है आपका, यही वाला एक्ट कहलाता है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। देखिए इनके 2-3 नाम हैं, तो इनको आप कैसे याद रखोगे? कि 1909 है अगर, तो वो क्या है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। सेम आपका जो 1919 है, तो ये रहेगा आपका मंटैगियो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मंटैगियो
चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इतने बार इसको पढ़ेंगे ना कि ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आप लोगों को, ज्यादा कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, हमारे संविधान में जो मैक्सिमम चीजें ली गई है, जो पैटर्न लिया गया है, वो ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही लिया गया है। और लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये लास्ट एक्ट था क्राउन रूल के अंदर में। इसके बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पूरी तरह से रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, और फिर आ गया हमारा इंडियन संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस स्टोरी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, एक्चुअली रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में अब कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भैया ये बहुत कर्ज ले रहे हैं और कुछ खास काम कर नहीं रहे इंडिया में, इसलिए। तो कंट्रोल ये लोग करेंगे कैसे? तो इन्होंने कहा कि हर 20 साल में हम रिवाइज करेंगे जो हमने आपके लिए लॉज बनाए। जो सपोज एक रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में, ठीक। अब नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ये लोग कब लाएंगे? 1793 में, 20 साल बाद। और ये लोग ये देखेंगे कि 20 साल में आपने काम किया क्या, आपने ठीक से काम किया या नहीं किया। तो उस हिसाब से उस लॉ को आगे बढ़ाएंगे। या फिर जो आपको एकाधिकार दिया गया है यहाँ पे ट्रेडिंग करने का इंडिया में, तो या तो अगर आप सही वर्क कर रहे हो तो वो ट्रेडिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे, सही वर्क नहीं रहेगा तो आपकी उस मोनोपोली को हम छीन लेंगे। तो उसी को ही कहते हैं हम रेगुलेट करना। तो देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि आफ्टर एवरी 20 years नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट केम टू रिवाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द चार्टर। चार्टर, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना इन वर्ड्स से। अब देखो 1793 में आएगा एक रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1813 में, 1833, 1853। तो ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना कि हम उनको याद कैसे करेंगे। हर को आपको 20-20 साल के आगे में याद करना है। 73 से स्टार्ट करो 1853 तक, 1773 से लेके 1853 तक। तो 20-20 साल में जो आए हैं पूरे चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, तो वो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें चेंजेस क्या किए गए? सबसे पहले मैं आपको एक इसका पैटर्न बताती हूँ। देखिए क्या हुआ कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पहला स्टेप था ब्रिटिशर्स का टू कंट्रोल द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का पहला स्टेप। इसके अंदर में ये लोगों ने क्या किया? इन्होंने किया सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण करना। अब देखो ये केंद्रीकरण होता कैसे है। जब कंपनी थी यहाँ पे तो उन्होंने 3 मेन प्रेसिडेंसीज बनाई थी। प्रेसिडेंसीज आप ये कह सकते हो मेन हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, कैपिटल्स जो होते हैं। तो इन्होंने 3 कहाँ पे बनाई थी? एक बनाया था इन्होंने बंगाल में, एक था मद्रास, और एक था बॉम्बे में। तो ये 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये तीनों के पास में अपने अपने क्या थे? गवर्नर थे, एक एक। यहाँ का एक गवर्नर था, सेम इधर में एक गवर्नर था, और बॉम्बे का भी अपना एक गवर्नर था। तो ये जो सिस्टम है ये क्या होता है? ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक, विकेंद्रीकरण है। क्यों? क्योंकि बॉम्बे के पास अपनी अलग पावर है, मद्रास के पास अपनी खुद की पावर है, और बंगाल के पास अपना खुद का पावर है। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया। मतलब मद्रास और बॉम्बे की कुछ पावर्स जो है उनको छीनकर बंगाल के गवर्नर को दे दी। कुछ पावर्स तो इनके पास थी, लेकिन इनकी जो मेन पावर्स है उन्हें क्या किया? धीरे धीरे बंगाल के गवर्नर को दे दिया। मतलब बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया इन्होंने? हेड। और बंगाल के गवर्नर के नीचे में अब कौन आ जाएंगे? बॉम्बे और मद्रास के। साथ में बंगाल के गवर्नर को दे दिया पावर ऑफ निगेशन। पावर ऑफ निगेशन। पावर ऑफ निगेशन का मतलब ये है कि जैसे
अगर मद्रास या बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं वो अगर कोई रूल बनाते हैं तो उस रूल को खारिज कर सकता है बंगाल का गवर्नर। अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो वो मना कर देगा। यही होता है पावर ऑफ निगेशन। तो ये क्या हो गया, अब सेंट्रलाइजेशन हो गया कहीं ना कहीं चीजों का। तो इस वजह से कुछ नाम भी बदले। तो देखिए, देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें हुई। तो ये मैंने बता दिया फर्स्ट स्टेप। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किया उन्होंने, गवर्नेंस का सब्स्यूम्ड कर दी प्रेसिडेंसीज को। मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है वो धीरे धीरे कहां जा रही थी, बंगाल की तरफ। और जो गवर्नर थे बंगाल के, अब इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो ये वर्ड्स आपने कभी बचपन में सुना होगा तो आपको याद होगा ना ये चीजें, कि हम अपन लोग जब रटते थे चीजों को कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड सो ऑन चलता रहता था। तो उसी तरह से हमने गवर्नर जो बंगाल है उनका नाम बदल के अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये सब फैक्चुअल वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक और ये चीज याद रखने की, ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे यही पहले गवर्नर जनरल थे जो इम्पीच हुए थे। इम्पीच का मतलब होता है जिनके ऊपर में महाभियोग लगा था। ये एक प्रोसेस होती है। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसेस किस लिए है, प्रेसिडेंट को हटाने की। प्रेसिडेंट को अगर हटाना है हमें तो हमें क्या करना रहेगा, इम्पीच करना रहेगा प्रेसिडेंट को। तो सेम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ये पहले थे जिन्हें इम्पीच किया गया था। भले ही उसके बाद मतलब इम्पीचमेंट का प्रोसेस चालू हो गया था इनके ऊपर, लेकिन फिर ये बाइज्जत बरी हो गए थे। रीजन था ये लोग यहाँ इतना तमाशा करके रखे थे ना कि इन्होंने बहुत दुश्मन बना लिए थे। तो भैया यहाँ तो आप किंग हो इंडिया में, पर जब आप वापस इंग्लैंड जाओगे तो भैया वहां तो आप कॉमन पर्सन ही हो, वहां लोग थोड़ी नहीं छोड़ देंगे आपको। दैट इज द रीजन। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या चीजें हुई। तो देखो यहाँ पे आपको ना फैक्ट क्या क्या याद रखना है कि सेंट्रलाइजेशन करना चालू कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना। इनका ये पहला स्टेप था। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके अलावा और क्या, ये है वॉरेन हेस्टिंग। सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, एक काउंसिल बनाई गई। जो गवर्नर जनरल थे उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए एक 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई और उनको क्या नाम दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उनका नाम ही था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 पर्सन्स थे। अब देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो कार्य करते हैं ना, कार्यपालिका कहते हैं हिंदी में। मतलब इनका जो मेन वर्क था क्या कर था कि जो भी लॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है उन्हें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अब ब्रिटेन इतना दूर है, इंडिया इतना दूर है, क्या उन्हें पता चल रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में राजा कौन थे, यही लोग थे, मेन हेड यही थे। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक एस्टैब्लिश की गई, एक सुप्रीम कोर्ट बनी फोर्ट विलियम्स में। कब, 1774 में। कहां पे, कलकत्ता में। तो पहली सुप्रीम कोर्ट कहां बनी, कलकत्ता में बनी 1774 में। किस एक्ट के तहत बनी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 4 बार बोला, अपने आप याद हो जाएगा। कितने जजेस थे, 4 जजेस। उसमें 4 में एक जो थे वो चीफ जस्टिस थे, उनका क्या नाम था, सर इलिया इम्पे। ये फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। देखो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगे कैसे वर्क करेगी मैं बताऊंगी ना, तो इसलिए इसको याद रखना, क्योंकि अभी आज के लेक्चर में हम कुछ एक्ट्स देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्ट्स देखेंगे, तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए आगे वर्क कैसे करता है। ठीक, तो ये बना दिए, गवर्नर जनरल के साथ में काउंसिल को बना दिया गया। अब इसके अलावा जब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम और ज्यादा कंट्रोल करें कंपनी के ऊपर, तो उन्होंने एक और ग्रुप बनाया, जो था एक बॉडी बनाई उन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, ये गवर्निंग बॉडी थी कि किस तरह से नियंत्रण किया जाए कंपनी के ऊपर में। नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, पर ये कहां रहता, ये था पार्लियामेंट में। मतलब ये ब्रिटेन में वर्क कर रहा था। यहाँ की जो भी बातें हैं, गवर्नर जनरल जो भी चीजें हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताते, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको बता देते, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इनके माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार है वो कंपनी पे क्या कर रही थी, अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी। इसके अलावा एक और चीज ये हुई कि जो कंपनी थी
उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप किसी से कोई गिफ्ट्स नहीं ले सकते और आप कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये चीजें निजी व्यापार कहते हैं जिसे, तो ये सब आप नहीं कर सकते। ये भी किसमें कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट में। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इन चीजों को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब भाई ये चीजें तो आ गई, लेकिन नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो इनको लागू करती है या नहीं करती है। ठीक है भैया, इतने दूर से पता तो चल नहीं रहा है कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पे इंडिया में। तो क्या हुआ कि कहीं ना प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़ ही रही थी, कम नहीं हुई, और ना ही वो कोई जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए, तो वो बदली भी नहीं, वो सेम एज इट इज थी। तो इसलिए इसी स्थिति को और ठीक करने के लिए एक एक्ट लाया गया, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट कौन लेकर आए? विलियम पिट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आया आपका 1784 में। अब देखो ये कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, ओके। रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आता? रिवाइज करने के लिए कि कंपनी की मोनोपोली रखनी है या उसको वापस कर देना है, ठीक। ये चीज पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ इसलिए आया था कि जो भी डिफेक्ट थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत जो इंडियन अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी यहाँ के जो मामले थे उनके इंडिया के, तो वो सब अब डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इस चीज को देखेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है वहां पे। इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो बना दिए, कहीं ना कहीं वो तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मेंबर्स थे, है ना, उनके ही चमचे थे। तो उनको ये कहा गया कि एक काम करो, आपसे बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाएगा, यू जस्ट डू वन थिंग कि आप सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स पे ध्यान दो। कमर्शियल अफेयर्स मतलब आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग और जो बिजनेस चल रहा है उस पर ही क्या करो, आप नियंत्रण करो, उसी को ही आप मैनेज करो। लेकिन अब जो बाकी की चीजें हैं, जो इंडिया में रेवेन्यू है, मिलिट्री है, ये सबको कौन मैनेज करेगा? उसके लिए हम एक अलग से बॉडी बना लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आप सिर्फ कमर्शियल को मैनेज करो, और एक और नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसको ये कहा कि आप सिविल, मिलिट्री और जो टैक्सेस, रेवेन्यू से रिलेटेड जो मामले हैं उनको आप देखोगे। देखो किस तरह से ये चेंज कर रहे हैं। अब देखो ये पावर्स किनके पास थी? रेवेन्यू की पावर एक टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, अब ये पावर्स किसके पास आ गई? अब ये आ गई आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में। तो इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है अब वो धीरे धीरे कंट्रोल करना चालू कर दी इंडिया पर। और ऐसे ही जो अंग्रेज थे ना, इसी तरह से इंडिया में आए हैं। कोई ये लोग मिलिटराइजेशन करते हुए अंदर नहीं आए थे कि अब हम गुलाम बना ही लेंगे देश को, नहीं। वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही लीगल तरीके से इंडिया में घुसे थे, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है? अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना कब? रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। पिट्स इंडिया के टाइम पे क्या बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। और डायरेक्टर को क्या बोल दिए कि आप सिर्फ कमर्शियल अफेयर को अब मैनेज करो, और मेन आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा। ये पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, इसमें जो मेन वफादार किसके थे? पार्लियामेंट के। तो वो अब किसको नियंत्रण करेंगे? जितना भी आपका राजस्व है ना, रेवेन्यू वाला काम हो गया, आपका मिलिट्री हो गया, सिविल हो गया, ये सबसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं अब कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो नेक्स्ट एक्ट आएगा तो ये क्या रहेगा? ये वो 20 साल वाला एक्ट है। 1773 के बाद अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका चार्टर एक्ट। अच्छा, इनके बीच में एक और चीज क्या हुई? बीच में मैंने कहा ना कि बहुत सारे एक्ट्स लाए गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक और एक्ट आया था 1786 का। तो इसमें ये जो कॉर्नवालिस थे, एक पर्सन, इनको बना दिया गया कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। और अब क्या है भाई, ये अपना अलग काम कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपना अलग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या चीजें सही चल रही है, कि चल भी रही है कि नहीं ठीक। तो उस वजह से इनके लिए भी एक कॉमन हेड बना दिया गया। तो एक सबसे ऊपर में कॉमन हेड किसको बना दिए? कॉर्नवालिस को, जो कि मेन हेड किसके होंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी वो हेड होंगे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भी हेड होंगे। कौन? कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ होंगे। और इनके पास इतनी पावर थी कि जो गवर्नर जनरल बोलता
तो अगर ये चाहे तो गवर्नर जनरल और जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 लोगों की, तो उनकी बातों को भी ये नकार सकता था। तो सबसे हेड में किसको बना दिए? कॉर्नवालिस को। इसके नीचे में आपके गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये चारों चीजें मैंने बोली आपको ये समझ में आनी चाहिए, चारों चीजें इनके बारे में रख दिया। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे ना ये लोग, धीरे धीरे कब्जा जमाना चालू कर दिए थे, और ये पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है हमें। अब देखिए नेक्स्ट आया आपका चार्टर एक्ट 1793 का। तो 1793 तो आपको अब याद हो जाएगा, 1773 के बाद 20 साल आगे चल दो। अब नाम बदल दिया, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं बोल के क्या बोल दिया उसको? चार्टर एक्ट, एक ऑर्डर बोल दिया। इसमें कुछ नहीं किया खास वो लोगों ने, उन्होंने कहा कि चलो कंपनी कुछ तो काम ठीक कर रही, तो एक काम करते हैं कि मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इन्होंने इनकी मोनोपोली को और आगे कंटिन्यू कर दिया 20 साल के लिए। बस इतना ही फर्क था, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया, नेक्स्ट आया आपका 1813 में। अब देखिए 1813 के चार्टर में क्या हुआ, इसमें कंपनी की मोनोपोली को इन्होंने खत्म कर दी, पूरी तरह से खत्म कर दी। मतलब सच एन अनलकी ईयर फॉर EIC। ठीक है, अनलकी अब कैसे याद करोगे? देखो यार 1813 क्या होता है कि अनलकी नंबर होता है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि इतना अनलकी ईयर था कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को पूरी तरह से खत्म कर दी। लेकिन कहा कि ओके, अगर कंपनी चाइना के साथ में ट्रेड करना चाहती है, या फिर वो इंडिया में ही चाय का अगर ट्रेडिंग करना चाहती है, टी चाय पत्ती होती है, अपन चाय पत्ती पीते हैं, सॉरी चाय पीते हैं, तो अगर उनके साथ ट्रेडिंग करनी है या फिर चाइना के साथ में ट्रेडिंग करनी है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा जितना भी अधिकार है वो आपका हम छीन लिए हैं। यह हुआ आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि किस ईयर, किस चार्टर के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को छीन लिया गया? तो आप इसको आंसर क्या दे सकते हो? 1813 के चार्टर से। अब 1833 जो था, यहां तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरी तरह से तय कर लिया था कि अब फाइनल सेंट्रलाइजेशन हमें करना है, पूरी तरह से केंद्रित कर देना है पावर्स को, कि एक ही पर्सन रहेगा और इसी के पास में ही सारी पावर्स होंगी। और इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, अब इनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बना दिया कि अब पूरे इंडिया की जो पावर है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही होगी। ये एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए। जितनी भी इनकी मिलिट्री पावर थी, सिविल पावर्स थी, तो ये सब इन्होंने ले ली। मतलब ये गवर्नर जनरल के पास में ही सारी पावर्स आ गई। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी कि बंगाल का नाम बदल के इंडिया हो गया, सिविल और मिलिट्री पावर्स उन्हें दे दी गई, और साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन। एक और याद रखना चीज कि जो सेंट्रलाइजेशन होता है ना, यही अ टाइप ऑफ कोलोनाइजेशन होता है। अगर पूरी पावर्स आप एक ही पर्सन को दे दोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक मोनार्की आ जाएगी कि अब यही राजा है ना, अब हम ही राजा हैं टाइप से, वो चीज तो वो नहीं होना चाहिए। आज की डेट में आप देखो तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है, स्टेट्स के पास अपनी पावर्स है, सेंटर के पास अपनी पावर्स है, कहीं पे कुछ चीज कोइंसाइड नहीं हो रही। मतलब यू कांट से कि ओके ये पर्सन ज्यादा पावरफुल है दूसरे से, नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन उस टाइम पर ये चीजें थी। इनके अलावा क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के थे, इनके पास कुछ पावर्स थी, थोड़ी मोड़ी जो भी पावर्स थी, तो उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी तो उन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अच्छा, ये लेजिस्लेटिव पावर्स होती क्या है? तो देखो, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है लॉ बनाने की शक्ति, लॉ बनाने की शक्ति, ये बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव्स जो कि क्या करते हैं, जो ये लॉ बनाए हैं, लेजिस्लेचर्स ने जो लॉ बनाया है उसे इंप्लीमेंट करता है कौन, एग्जीक्यूटिव। और लेजिस्लेचर्स क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। तो जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, तो ये अपने एरिया के लिए लॉज बनाते थे, तो उनकी इसलिए वो लॉ बनाने की पावर को ही छीन लिया गया।
उसको पूरी तरह से छीन लिया। इनके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी, जो उनकी कमर्शियल एक्टिविटी थी, क्योंकि इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा, जो भी इनके बिजनेसेस चलते थे, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। मोनोपोली को तो खत्म ही कर दिया कि अब कोई और कंट्री चाहे, सॉरी, कोई और कंपनी अगर चाहे तो वो भी आके ट्रेडिंग कर सकती है। इसके अलावा इनकी अब कमर्शियल एक्टिविटीज को भी खत्म कर दिया। धीरे धीरे बेचारे फिर से गरीब होने लग गए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रह गई? प्योरली एक एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, प्रशासनिक बॉडी की। अब ये क्या करेंगे? सिर्फ एडमिनिस्टर करेंगे। जो भी कानून लॉ ब्रिटेन पार्लियामेंट आपको ला के देगा और आपको क्या करना है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है। किस तरह से आप उसको प्रशासन करोगे देश में, ये चीज आपको देखनी है। तो ये हुआ हमारा चार्टर 1833 के अंतर्गत। इसके अलावा एक और चीज ये हुई कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम। देखो ओपन कंपटीशन क्या होता है? जो आज की डेट में हम एग्जाम्स देते हैं ना, यूपीएससी और पीएससी की एग्जाम दे रहे, जो आप देंगे, हम देंगे, और मैं चाहती हूँ आप सबका सिलेक्शन हो। अच्छे से तैयारी करो यार, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा था, जो आज की डेट में इसी एग्जाम को हम क्या बोलते हैं? आईएएस की एग्जाम बोलते हैं, यूपीएससी या पीएससी बोलते हैं। उस टाइम पर इस एग्जाम को कहते थे आईसीएस। और ये जो आईसीएस की एग्जाम थी, ये दो पार्ट में होती थी। एक थे कोविनेटेड एग्जाम, एक अनकोविनेटेड। तो अनकोविनेटेड मतलब जो ग्रुप डी, ग्रुप सी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो थोड़े निचले वाले ऑफिसर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, तो उसमें इंडियंस को भी अलाउ था वो एग्जाम देना, वो ओपन एग्जाम था। लेकिन जो कोविनेटेड सर्विसेज की एग्जाम थी, जिसमें हायर ऑफिशियल्स बनते थे, तो उसमें उस टाइम पर इंडियंस को अलाउ नहीं था। वो एक ओपन कंपटीशन वाला सिस्टम वहां पे नहीं था। मतलब लाइक वहां कोई और, सिर्फ वहां ब्रिटिशर्स ही थे जो कोविनेटेड की एग्जाम दे सकते थे, एंड दे आर द ओनली वन जो इलेक्ट होते और फिर वही रूल बनाते, वही लॉज बनाते और उसी तरह से वो देश को चलाते। तो एक सिस्टम लाया गया कि यार इस चीज को अब हम इंडियंस को भी देना चालू करते, लेकिन बहुत ज्यादा इसे निगेटेड कर दिया गया कि नहीं देना है ना, बहुत नेगेटिव वे में दिया गया। तो फिर ये बोला गया कि जो कोविनेटेड एग्जाम है उसमें इंडियंस नहीं रहेंगे, उसे नकार दिया गया। इसके अलावा जो स्लेवरी थी हमारे यहाँ पे, स्लेवरी भी एबॉलिश कर दी गई। कब? 1843 में। अब यहाँ से मतलब जो स्लेवरी वाले जो भी प्रावधान थे वो सबको हटा दिया गया कि अब ये क्या हो गया, आपका इलीगल हो गया, आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते। तो ये थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखिए 1813 का हमने क्या याद किया कि जो एक्ट मोनोपोली थी वो पूरी तरह से हट गई। 1833 में हमने क्या देखा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से सिर्फ एक प्रशासनिक बॉडी रह गई थी। ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही वो कर सकती थी, वो कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस भी अब नहीं कर सकती थी। इस तरह से इसे हटा दिया गया। जो इनके मोनोपोली थी ना कि आप चाइना के साथ ट्रेड कर दो, इंडिया के टी के साथ ट्रेड कर दो, सबको हटा दिया गया। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853, दिस इज द लास्ट चार्टर एक्ट, क्योंकि 1853 के बाद में धीरे धीरे लोगों में आक्रोश चालू हो गया। उन्होंने कहा कि अब यार आप चले जाओ इंडिया से ही, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो चीजें लाई गई वो थी सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह का एक चीज बनाया गया कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाते हैं, दो हाउसेज रहेंगे, वर्क करने वाले लोगों को अलग किया जाए। कैसे अलग किया? सेपरेट कर दिया पावर्स को, फंक्शंस को। किनको सेपरेट किया? लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। अभी तक क्या हो रहा था कि सब कंफ्यूजन में एक ही पर्सन था जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी थी, उसी के पास लेजिस्लेचर पावर्स भी थी, और धीरे धीरे उन्हें हम क्या कर रहे थे? हटा भी रहे थे। अब यहाँ पे पूरी तरह से सेपरेट कर दिया गया कि लॉ कोई और बनाएगा और एग्जीक्यूट कैसे करना है उस लॉ को वो कोई और देखेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखो कि चेंज कैसा था। देखो मैं बता रही हूं, अगर आप उस टाइम की बात करो तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव थे, कब? ईस्ट इंडिया टाइम के, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव थे ये सुप्रीम थे। इनके पास ज्यादा पावर थी एज कंपेयर टू दी लेजिस्लेचर्स। ये आप जब अभी आगे क्राउन रूल भी देखोगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया, लेकिन उसे इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, क्या करना है, तो वो एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करता था, है ना। तो लेजिस्लेचर क्या थे? आपके सबऑर्डिनेट थे, उनके नीचे में थे। आज की डेट में अगर आप देखोगे, है ना, आज का जो इंडिया है ये प्रेजेंट का,
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑपोजिट है, इसमें जो लेजिस्लेचर्स होते हैं ये आपके सुप्रीम होते हैं और एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर्स। जो भी एग्जीक्यूटिव रहेंगे, जो कार्य कर रहे हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसको? लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर अगर कुछ भी पूछता है तो एग्जीक्यूटिव को उसका आंसर देना जरूरी हो जाता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आई गेस आप लोग को समझ में आता होगा। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन हो गए, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो गए, आईएएस, आईपीएस, ये सब आपके एग्जीक्यूटिव्स हो गए। लेजिस्लेचर्स में कौन आ जाएंगे, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये पूरे लेजिस्लेचर्स है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस जो है, ये सब क्या है, हमारे लेजिस्लेचर है। क्यों? क्योंकि ये लॉज बनाते हैं और इन्हें पावर्स कौन दिया है लॉ बनाने का, एक कॉमन पर्सन ने, क्योंकि हमने इन्हें वोट करके जिताया, इसलिए इनके पास में वो पावर्स है कि ये लॉज बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इनके लॉज को एडमिनिस्टर करेगा। तो इस तरह से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लास्ट चार्टर एक्ट में कर दिया गया कि अब लेजिस्लेटिव पावर अलग होगी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं वो अलग होंगे। अब देखो, ये गवर्नर जनरल याद है जो बनाया गया था 1773 में, जो गवर्नर जनरल के काउंसिल बनाए थे, इसी में इस चीज को बदल दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि वहां पे क्या था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही थी बस, तो अब उन्होंने एक और क्या ऐड कर दिया, वहां पे लेजिस्लेटिव भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इस चीज को अलग कर दिया। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको नाम दे दिया। तो 4 आपके एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे, जो गवर्नर जनरल की जो बॉडी थी, तो उसमें जो 4 थे वो क्या थे, वो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, है ना। अब एक काउंसिल क्या बना दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। विधायी परिषद बोल सकते हैं, काउंसिल मतलब परिषद होता है। तो एक कार्यपाली परिषद थी, अब एक विधायी परिषद बना दी। अब इसमें क्या किया उन्होंने, 6 लोगों को और जोड़ दिया। ठीक है, 6 मेंबर्स, मतलब अब एक टाइप ऑफ मिनी पार्लियामेंट हो गया कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जिस तरह से वर्क करती है, सेम इंडिया में आपकी इस तरह से पार्लियामेंट जो है वो वर्क करेगी। तो 6 मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और इसको क्या नाम दिया, देखो नाम भी इंपॉर्टेंट है ना, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि वो इंडिया में रहकर इंडिया के लिए वर्क करेंगे। कुछ वर्क करते नहीं है वैसे, पर फिर भी कहा गया कि ओके इंडिया के लिए। अब इनके अलावा जो एक कोवर्नेटेड वाला मैंने बताया ना, एक कंपटीशन था जिसको ये लोगों ने निगेटेड कर दिया था कि इस तरह से नहीं चलेगा। कब किया था उन्होंने, 1833 के आसपास। तो अब 1853 में इन्होंने क्या कहा कि ओके हम अब एक ओपन कंपटीशन कराएंगे, क्योंकि क्या देखो अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी पावर्स आपकी कम हो गई थी। तो अब जो भी पावर्स थी वो किसकी चल रही थी, थोड़ी थोड़ी सी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर था। तो उन्होंने कहा कि अब एक ओपन कंपटीशन सिस्टम कराएंगे और इसको क्या नाम, इस कंपटीशन के लिए जो मेन रूल्स थे वो किस कमेटी ने बनाए, मैकॉले कमेटी ने। ये आपको याद रखना है कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, मैकॉले कमेटी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। साथ में जो कंपनी की पावर ये लोग छीन लिए थे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अब बॉडी रहेगी, ना कमर्शियल पावर्स रहेंगे, ना ट्रेडिंग की, ना कोई और पावर्स आपके पास रहेंगे। तो उसको भी इन्होंने रिटेन कर दिया कि बेचारे रो रहे हैं, दे दो, कुछ दे दो उनको। तो कहा कि ओके आप कमर्शियली वापस से अगर आपको कुछ बिजनेस ट्रेडिंग करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम नहीं है कि जो हम बोल रहे थे ना कि 20 साल तक कर लो, फिर 20 साल बाद हम रिवाइज करेंगे, तो वैसा नहीं है। अब कोई फिक्स टाइम नहीं है, हो सकता है 1 साल के लिए दें, हो सकता है 1 दिन के लिए दें या 6 महीने के लिए दें, हमारे ऊपर है। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के पावर्स को तो रिटेन कर दिया, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिटेन नहीं किया है। तो ये था हमारा चार्टर ऑफ 1853। अब देखो अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब ये लोग लाइन पे आना चालू हुए, है ना, कि ओके हमने 2 पावर्स अलग कर दी, लेजिस्लेचर्स की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव्स की पावर अलग है, अपना अपना सब काम करेंगे। इन्होंने मेंबर्स भी डाल दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ हो रही थी कि ये लोग जो मेंबर्स ला रहे थे ये सब कौन थे, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, कोई भी इंडियन तो था नहीं उसमें।
तब इनके दिमाग में आया कि एक लोकल रिप्रेजेंटेशन का होना जरूरी है कि भैया यहाँ इंडिया में किस तरह के लोग हैं, उनके लिए कैसे नीतियां, किस तरह की लॉज बननी चाहिए। तो ये तो इंडियन ही ढंग से बता पाएगा ना, हमारे बारे में तो हम ही बता पाएंगे, वो ब्रिटेन क्या बताएंगे गोरे। तब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो हमारा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर क्या करते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज ध्यान देना, लोकल रिप्रेजेंटेशन कहां कर रहे हैं, इंडियन की लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, ना कि एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल था लेजिस्लेचर से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि लेजिस्लेचर में हम इंडियंस को अलाउ करते हैं। तो जो 6 मेंबर्स थे, जो 6 मेंबर्स ऐड किए गए थे लेजिस्लेचर काउंसिल में, उसमें से 4 इन्होंने क्या किया, इंडिया के ही ले लिए। इंडिया के कहां से लिया उन्होंने, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन से 4 प्रेसिडेंसीज है, वहां से लिया गया, अपॉइंट किया गया मेंबर्स, दैट इज फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। और इसके अलावा जो 2 बचे वो दोनों फिर से आपके कौन आ गए, गोरे आ गए। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो चार्टर एक्ट 1853 था, सबसे पहले तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था, इसी के अंदर में ही मैकॉले कमेटी बनी थी कि ओके अब एक ओपन कंपटीशन सिस्टम होगा, जैसे आज की डेट में आईएएस होते हैं उस तरह का। दूसरी चीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग अलग कर दिया गया, दोनों की अपनी अपनी पावर्स थी। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई गई उसमें कितने मेंबर्स जोड़े गए, 6, और वो 6 मेंबर में से जो 4 थे वो इंडियंस थे। इंडियंस क्यों रखा गया, सो दैट थोड़ा लोकल रिप्रेजेंटेशन रहे, हमें इंडियंस के बारे में कुछ पता चले, उस वजह से। अब देखिए, आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। जैसे ही इसके बाद मैं क्राउन रूल को खत्म करूंगी तो उसके बाद में हम इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।